नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए पेपर 2 के मॉडल सेट संख्या 7 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 मॉडल सेट पर चर्चा कर चुके हैं। आशा है कि आप लोगों के लिए यह मॉडल सेट काफ़ी उपयोगी होगा। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 7 को। मॉडल सेट संख्या 7 का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है। विकल्प ए में है, ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। बी में है, ऐसा द्रव्य जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। और सी में है, ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें से ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों के बारे में चर्चा है जो पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। सभी जो है सो पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, सीवेज में जल का प्रतिशत होता है। ए में है 98%, बी में है 99.9%, सी में है 90% और डी में है 80%। और सीवेज में जल का प्रतिशत 99.9% होता है, यानी कि ठोस का मात्रा बहुत ही कम रहता है और वह 1% से भी कम रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ी स्रोत क्या है। 3 में है असंसाधित मलजल, सी में है कृषि संबंधी जल प्रवाह, सी में है अविनियमित लघु उद्योग और डी में है धार्मिक रीति रिवाज। तो इसमें भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह असंसाधित मलजल है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। वैसे जल प्रदूषण का ये सभी कारण हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, तो असंसाधित मलजल है। अगला क्वेश्चन है, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है। ए में है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, बी में है वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, सी में है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। बीओडी पर चर्चा हम लोग कई पिछले वीडियो में किए हैं। बीओडी जो होता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो जल प्रदूषण मापने की एक इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वह अपघटित होने के लिए जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ अपघटित होने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होते हैं उसका उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, जिसमें जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा जब घट जाती है तो मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। बीओडी का अधिक होना जल में संक्रमित होने को दर्शाता है। बीओडी का अधिक मात्रा, अधिक होना जल में क्या दिखलाता है, जल को संक्रमित होने को दर्शाता। अब अगला क्वेश्चन है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। ए में है कागज के थैले, बी में है प्लास्टिक के थैले, सी में है नायलॉन के थैले और डी में है चमड़े के थैले। दो प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के थैले को विभिन्न देशों में रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक जैव अपघट्य पदार्थ है।
ए में है प्लास्टिक, बी में है पॉलीथीन, सी में है शीशा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जैव इनमें से कोई जैव अपघट्य पदार्थ है। तो अगर हम विकल्प में देखेंगे तो इसमें कोई भी जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो इसमें इसका विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं जैव अपघट्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सफाई कर्मी इनमें से कौन है? ए में है उत्पादक, बी में है उपभोक्ता, सी में है विघटक और डी में है मांसभक्षी। तो प्रकृति के सफाई कर्मी जो होते हैं विघटक या अपघटक होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 8वां कहता है पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सांद्रण जो है 500 मेगालीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। ए में है पाराजैविक, बी में है प्रतिजैविक, सी में है ह्यूमेलिन और डी में है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ए में है कुल विघटित ठोस पदार्थ, बी में है कॉलिफॉर्म काउंट, सी में है विघटित ऑक्सीजन और डी में है घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा डी घनत्व। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? ए में है घरेलू बाहित मल, बी में है इस्पात, सी में है लेड और डी में है प्लास्टिक। इसमें जैव निम्नीकरणीय पूछ रहा है। जैव निम्नीकरण के अंतर्गत घरेलू बाहित मल आ जाएगा। जैव निम्नीकरण के अंतर्गत वो आते हैं जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया आदि के द्वारा अपघटित होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिसे सराया गलाया जा सकता है, जिसे खत्म किया जा सकता है, जिसे संश्लेषित किया जा सकता है, वह जो है सो किसके अंतर्गत आएगा? वह जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावे ये इस्पात, लेड और प्लास्टिक जो है सो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अवशिष्ट उत्पन्न करता है? ए में है कृषि, बी में है न्यूक्लियर पावर संयंत्र, सी में है उत्पादन उद्योग और डी में है पैकिंग उद्योग। तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा ठोस अवशिष्ट उत्पन्न करने वाला, तो सबसे ज्यादा ठोस अवशिष्ट उत्पादन करता है उत्पादन उद्योग। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरणीय सुविधा का प्रारंभ हुआ था? ए में है 1985, बी में है 1989, सी में है 1991 और डी में है 1994। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1991 में, यानी कि विश्व पर्यावरणीय सुविधा का प्रारंभ हुआ था 1991 में। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक था? ए में है क्लोरीन, बी में है फिनाइल, सी में है आयोडीन और डी में है अल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का फिनाइल, यानी कि पहला एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक फिनाइल था। अगला क्वेश्चन है आपका अवशिष्ट को खाइयों में दफन करने की विधि को कहा जाता है? ए में है भस्मीकरण, बी खाद, सी है पुनर्चक्रण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट को खाइयों में दफन कर सड़ाने गलाने के बाद जो है सो खाद कंपोस्ट बनाया जाता है। तो इसको कहते हैं खाद विधि या कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट अवशिष्ट को डैश कहा जाता है? बाजार से एकत्र किया गया अवशिष्ट, सड़क से एकत्र किया गया अवशिष्ट, डी सी में है उद्योग से एकत्र किया गया अवशिष्ट और डी में है घरों से एकत्र किया गया अवशिष्ट। तो स्ट्रीट अवशिष्ट के अंतर्गत आएगा सड़क से एकत्र किया गया अवशिष्ट। 16 का बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है समांतर सतही नालियों को किस नाम से जाना जाता है? ए में है विदेशी नालियाँ, बी में है ढालदार नालियाँ, सी में है घरेलू नालियाँ और डी में है उपर्युक्त सभी। तो
सामान्यतः सतही नालियों को घेरुलू नालियाँ कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका 18 है, बायोगैस संयंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? ए में है गोबर, बी में है प्लास्टिक, सी में है लोहा और डी में है कागज। तो बायोगैस संयंत्र में गोबर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीवेज के अस्वास्थ्यकर निस्तारण से उपजने वाला रोग कौन सा है? सीवेज के अस्वास्थ्यकर निस्तारण से उपजने वाला रोग कौन सा है? ए में है हैजा, बी में है डायरिया, सी में है मलेरिया और डी में है ये सभी। तो सीवेज के अस्वास्थ्यकर निस्तारण से ये सभी रोग होते हैं, यानी कि हैजा, डायरिया और मलेरिया सभी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वाहित मल के अंतर्गत सम्मिलित है? ए में है मलमूत्र, सी में है औद्योगिक तरल अपशिष्ट, सी में है रसोई घर का जल और डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सीवेज में कितने प्रतिशत से भी कम ठोस अवशिष्ट मिश्रित रहते हैं? तो इसका पीछे क्वेश्चन एक इसी टाइप का आ रहा। तो इसमें ठोस अवशिष्ट सीवेज में जो रहता है वह 1% से भी कम रहता है, वह पॉइंट में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1% से कम। अगला क्वेश्चन है, जल उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कंदक हैं? ए में है फिटकिरी, बी में है फेरस सल्फेट, सी में है सोडियम एल्यूमिनेट और डी में है उपर्युक्त सभी। तो जल उपचार के लिए इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अब है, सेप्टिक टैंक की गहराई होती है? ए में है 2 मीटर, बी में है 3 मीटर, सी में है 4 मीटर और डी में है 5 मीटर। तो सेप्टिक टैंक की गहराई सामान्यतः 2 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों से आने वाला अवशिष्ट पदार्थ कहा जाता है? ए में है व्यावसायिक अवशिष्ट, बी में है घरेलू अवशिष्ट, सी सड़क अवशिष्ट और डी है अस्थावर अवशिष्ट। तो व्यावसायिक अवशिष्ट के नाम से उद्योगों से आने वाला अवशिष्ट कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए में है कागज, बी में है कपड़ा, सी में है धातु और डी में है प्लास्टिक। तो सर्वाधिक इसमें हानिकारक जो है वह कौन है? प्लास्टिक है। तो ये आज का मॉडल सेट संख्या 7 था। आशा है कि आप लोग को मॉडल सेट अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर मॉडल सेट अच्छा लगा तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही लाइक एवं कमेंट कीजिए। इसके साथ ही क्लास भी प्रारंभ कर चुका हूँ। अगले दिन हम लोग ठोस अवशिष्ट के किसे कहते हैं और ठोस अवशिष्ट के प्रकार और उसका निस्तारण पर क्लास भी करेंगे और इसके साथ वीडियो भी देंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।